नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करने वाले हैं। मतलब वो कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक ताकतें हैं जो आने वाले समय में ग्लोबल ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही हैं। मशहूर मैक्रो इन्वेस्टर रुचि शर्मा के कुछ बहुत ही दिलचस्प इंसाइट्स के आधार पर हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों कुछ देश अचानक से बहुत तेजी से तरक्की कर जाते हैं जबकि कुछ एकदम से पिछड़ जाते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगले 10 सालों में आखिर बाजी कौन मारेगा? भारत, चीन या फिर अमेरिका? देखिए, इकोनॉमिक डोमिनेंस की इस ग्लोबल रेस में नीतियां, पैसे का फ्लो और सही समय पर लिए गए फैसले बहुत मैटर करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि सक्सेस सिर्फ संसाधनों या फिर नई टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है, लेकिन सच मानिए, हकीकत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। रुचि शर्मा का एक बहुत ही शानदार विचार है। वो कहते हैं, पूंजीवाद का असली मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक स्वतंत्रता देना है। और सच कहूं तो यही हमारे आज के इस पूरे एनालिसिस की नींव है। मतलब बात सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या डेमोक्रेसी की नहीं है। असली गेम ये है कि कोई भी देश अपने नागरिकों और विदेशी पूंजी को बाजार में काम करने की कितनी आजादी देता है। यही वो असली इंजन है जो किसी भी देश की ग्रोथ को रॉकेट की तरह उड़ाता है। आज हम 5 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, पूर्वी एशिया का विकास चमत्कार। दूसरा, समय से पहले वेलफेयर स्टेट बनने का जाल। तीसरा, डीरेगुलेशन की जरूरत। चौथा, एआई का हाइप और उसकी असली हकीकत। और आखिर में, अगले दशक का असली विनर कौन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, पूर्वी एशिया का विकास चमत्कार, और कैसे वहां आर्थिक स्वतंत्रता ने राजनीतिक स्वतंत्रता को पीछे छोड़ दिया। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां लोगों को बहुत ज्यादा राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, जैसे वोट देने का अधिकार, एक फुल ऑन वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। लेकिन हमारी आर्थिक नीतियां काफी समय तक समाजवादी या सोशलिस्ट रहीं। इसका नतीजा, हमारी ग्रोथ रेट 6% के आसपास ही अटकी रही। अब इसके उलट चीन और सिंगापुर जैसे पूर्वी एशियाई देशों ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। वहां भले ही पॉलिटिकल आजादी कम रही हो, लेकिन उन्होंने अपने नागरिकों और व्यवसायों को जबरदस्त आर्थिक स्वतंत्रता दी। कोई टैरिफ नहीं, खुला व्यापार, विदेशी निवेश के लिए रेड कारपेट और एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। और इसका रिजल्ट आप जानते हैं, 9 से 10% की हैरान कर देने वाली डबल डिजिट ग्रोथ रेट। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9 करोड़। जी हाँ, 1990 के दशक में चीन ने अपने सरकारी उद्यमों से सीधे 9 करोड़ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। सरकार ने एकदम साफ कर दिया था कि कोई सेफ्टी नेट या वेलफेयर नहीं मिलने वाला, अपना रास्ता खुद ढूंढो। सुनने में ये बहुत ही क्रूर लगता है ना, लेकिन ये एक प्योर कैपिटलिस्ट कदम था। इसी वजह से मजबूर होकर लाखों लोग तटीय शहरों यानी कोस्टल सिटीज की तरफ भागे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम ढूंढा, और इसी चीज ने चीन के एक्सपोर्ट्स को रातों रात आसमान पर पहुंचा दिया। अगर आप इन दोनों देशों की प्रायोरिटीज को देखें तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। 90 के दशक में जहां एक तरफ भारत जॉब सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम्स पर बहुत भारी खर्च कर रहा था, वहीं चीन ने अपना वेलफेयर बजट जीरो कर दिया। और वो सारा का सारा पैसा उन्होंने पोर्ट्स, हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में झोंक दिया। सरकार ने बस बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया और नागरिकों को उस ढांचे पर आपस में कम्पीट करने के लिए छोड़ दिया। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, समय से पहले वेलफेयर स्टेट बनने का ट्रैप। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पहले क्यों जरूरी है। ये ना इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, प्री मैच्योर वेलफेयर स्टेट। मतलब एक ऐसी गलती जहां कोई देश अभी अमीर हुआ नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर है, लेकिन वो अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी और मुफ्त की चीजें बांटने में उड़ा देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 1960 के दशक में भारत, दक्षिण कोरिया और ब्राजील तीनों की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम लगभग बराबर थी। लेकिन कोरिया ने क्या किया? उसने सबसे पहले अपने बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, और आज वो बहुत आगे निकल चुका है। वहीं ब्राजील और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने समय से पहले वेलफेयर पे फोकस किया, और वो विकास की इस रेस में काफी पीछे छूट गए। अब सोशल मोबिलिटी यानी समाज में एक आम इंसान के ऊपर उठने की क्षमता को समझने के लिए द ग्रेट गैट्सबी कर्व नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत दिलचस्प है। देखिए, पूंजीवाद या कैपिटलिज्म इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि सबके पास बराबर पैसा होगा। असमानता तो रहेगी, लेकिन जो चीज लोगों का सिस्टम में भरोसा बनाए रखती है वो है समान अवसर या इक्वल अपॉर्चुनिटी का एहसास। अगर एक आम इंसान को ये लगता है ना कि वो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ऊपर उठ सकता है, तो वो उस सिस्टम पर भरोसा करेगा।
फिर चाहे वहाँ इनइक्वालिटी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पिलर की, डीरेगुलेशन की ज़रूरत, यानी लाल फीताशाही और फालतू के नियमों के इस जाल को कैसे तोड़ा जाए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सरकारें मुफ्त की चीजें और सब्सिडी नहीं बांटेंगी तो फिर एक साधारण नागरिक इस आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर कैसे चढ़ेगा? कोई भी देश बिना वेलफेयर के अपनी सोशल मोबिलिटी आखिर बढ़ा कैसे सकता है? इसका जवाब इस सोशल मोबिलिटी ब्लूप्रिंट में छुपा है। सबसे पहली बात, हमें आउटकम्स यानी नतीजों को बराबर करने की बजाय मौकों को बराबर करने पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी डूब रही है तो सरकार को उसे बचाने के लिए अपना पैसा यानी बेल आउट नहीं देना चाहिए। जब पुरानी कंपनियां फेल होंगी तभी तो नए लोगों को बाजार में अपनी जगह बनाने का मौका मिलेगा, है ना? इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंचनी चाहिए। सस्ते घर बनाने के लिए जमीन और जोनिंग के कड़े नियमों को आसान करना चाहिए और टैक्स रेट्स एकदम कम और फ्लैट होने चाहिए, आदर्श रूप से 20% के आसपास, ताकि लोग अपना दिमाग टैक्स बचाने में नहीं बल्कि अपना बिजनेस बढ़ाने में लगाएं। आपने हाल ही में अमेरिका के डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के बारे में तो सुना ही होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज भारत को भी एक डॉज फॉर इंडिया की सख्त जरूरत है। होता क्या है कि जब बाजार में बहुत ज्यादा नियम कानून होते हैं तो बड़ी कंपनियां अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन कानूनों को अपने फेवर में सेट कर लेती हैं। इससे छोटे उद्यमी और फॉरेन इन्वेस्टर्स तो डरकर भागी जाएंगे ना। अगर हमें विदेशी निवेश या एफडीआई बढ़ाना है तो ये लाल फीताशाही और भारी भरकम कंप्लायंस का बोझ तो खत्म करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पिलर की तरफ, एआई का हाइप बनाम उसकी असली हकीकत और कैसे ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक नया मोड़ है। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। क्या आज मार्केट में जो ये एआई का बूम दिख रहा है वो बिल्कुल साल 1999 और 2000 के .com बबल जैसा नहीं लग रहा? याद है ना, उस वक्त भी इंटरनेट को लेकर ऐसा ही पागलपन था। कंपनियों की वैल्यूएशंस उनकी एक्चुअल कमाई से 50 से 100 गुना ज्यादा थीं। और फिर क्या हुआ? एक बहुत बड़ा क्रैश जिसमें कुछ ही कंपनियां बच पाईं। आज के इस एआई मेनिया में भी बिल्कुल वैसे ही सिग्नल्स मिल रहे हैं। टेक कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं, बस इस उम्मीद में कि भविष्य में इससे प्रोडक्टिविटी में कोई बहुत बड़ा उछाल आएगा। टेक्नोलॉजी बेशक असली है, लेकिन आज की इवैल्यूएशंस, ईमानदारी से कहूं तो ये इन्वेस्टमेंट से ज्यादा स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी लग रही है। आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि एआई से इतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी कि सरकारें आसानी से सबको घर बैठे यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई दे सकेंगी। लेकिन इकोनॉमिक रियलिटीज इस सपने को चकनाचूर कर देती हैं। देखिए, दुनिया भर की सरकारों के सिर पर पहले से ही बहुत भारी कर्ज है। वो दौर चला गया जब 0% इंटरेस्ट पर खुलेआम कर्ज मिल जाया करता था। और सबसे बड़ी बात, पूरे देश की प्रोडक्टिविटी पर एआई का एक्चुअल इम्पैक्ट कितना होगा ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। फिलहाल सरकारों के पास जो घाटा चल रहा है उसे देखकर यह साफ है कि इस तरह की फ्री योजनाओं के लिए दुनिया में कहीं कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं रखा है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पिलर पर, अगले दशक का विजेता कौन होगा और कैसे ग्लोबल मार्केट्स का रुख बदल रहा है। अगर आप आर्थिक इतिहास को देखें तो एक बात साफ हो जाती है कि मार्केट डोमिनेंस हमेशा साइकिल्स में चलता है। 1990 के दशक में अमेरिका का टेक बूम हावी था। 2000 के दशक में पलड़ा पलटा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी उभरते हुए बाजारों ने अमेरिका से कहीं बेहतर परफॉर्म किया। 2010 से लेकर आज तक एक बार फिर से अमेरिकी डॉलर और सिलिकॉन वैली का जलवा रहा है। लेकिन अब सारा डेटा ये इशारा कर रहा है कि ये पेंडुलम एक बार फिर से वापस दुनिया के बाकी हिस्सों की तरफ झूलने के लिए तैयार है। देखिए, सच तो ये है कि इस वक्त अमेरिका की इकोनॉमिक बादशाहत काफी नाजुक मोड़ पर है। पहला कारण, आज अमेरिकी डॉलर हिस्टोरिकली बहुत ओवरवैल्यूड है। दूसरा, वहाँ की मार्केट ग्रोथ पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इसी एआई हाइप के भरोसे बैठी है। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था वो तब आया जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। उसने डॉलर का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया। इस कदम ने दुनिया भर के देशों को डरा दिया है कि डॉलर सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। और यही वजह है कि आज दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपना रिजर्व डॉलर से निकालकर सोने में और यहाँ तक कि बिटकॉइन जैसे विकल्पों में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इन सारे फैक्ट्स और ट्रेंड्स को देखने के बाद हमारी अल्टीमेट प्रेडिक्शन क्या है?
निष्कर्ष ये है कि वो उभरते हुए बाजार जो अब समझदारी से डीरेगुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और अमेरिकी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, वो अगले 5 से 10 सालों में ग्लोबल ग्रोथ को लीड करने वाले हैं। मतलब साफ है, आने वाले समय में अमेरिकी इकोनॉमी के मुकाबले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इन्वेस्टर्स को कहीं ज्यादा तगड़े रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। अब आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर अमेरिकी डॉलर के एक तरफा दबदबे का दौर अब ढलान पर है और ग्लोबल इकोनॉमी की हवा का रुख बदल रहा है, तो आने वाले 10 सालों में अपनी पूंजी निवेश करने की सबसे स्मार्ट जगह कौन सी होगी? क्या वो देश जो सच में आर्थिक आज़ादी दे रहे हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं ख़त्म करते हैं। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में, और हाँ, ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखते रहें।